Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज क्या करेंगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। ये कुछ मिलते जुलते मेथड्स की भी हम लोग बाद में बात करेंगे। एक्चुअली इस बार हम लोग इस क्लास में ग्रॉस टर्म में पढ़ेंगे, सारी की सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। फिर इन सारी की सारी जितनी भी रिसर्च टाइप हैं उन सारे के सारे रिसर्च टाइप को हम एक बार फिर से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्सटर्नल रिसर्च जो है इसकी एक क्लास ले लूँ, राइट। हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे बाद में ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इस तरह से कर सकते हैं, अभी क्या है हम लोग ओवरव्यू देखेंगे इन सारी चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है, राइट। वेदर वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल रिसर्च, वी विल टॉक अबाउट applied action research, qualitative and quantitative research. Further we will talk about the explanatory, exploratory, descriptive, longitudinal, cross sectional and mixed research. इसके अलावा भी कई सारी रिसर्च बच जाती हैं, उन सारी रिसर्च के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी दो पार्ट आते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वेजी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। देन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, जो लेबोरेटरी से बाहर हम एक तरह से कहें, या फिर उनमें सीधे के सीधा डेटा कलेक्ट हमें नहीं करना पड़ता क्वांटिटेटिव फॉर्म में, वो इसमें आएंगी। हिस्टोरिकल रिसर्च आएगी इसमें फिलोसफिकल रिसर्च आएगी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इसमें आएगी, और जो कोरिलेशन स्टडी है उनकी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास जरूर थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन आज की क्लास में हम सारे बहुत बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आज आप लोग क्या है, अपना पेन पेपर पेंसिल जो कुछ भी लेनी है उसको लेके शिद्दत के साथ बैठिए। चलिए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए रिसर्च को, अगर बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का फुल्का अगर आप देख रहे हो, राइट, या फिर आप उसका डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हो, टाइप्स जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च को करते किस तरह से, तो इसको बेसिकली बड़े लेवल्स पे दो टाइप में ही डिवाइड किया जाता है, और इसका एक इंटरमिक्स टाइप आ जाता है। फर्स्ट उसको या तो हम क्वालिटेटिव टाइप से करेंगे किसी भी रिसर्च को, या फिर क्वांटिटेटिव करेंगे। मीन्स क्वांटिटेटिव तो मतलब क्या है, इसमें क्वांटिटी इसमें आ जाती है। क्वांटिटी मतलब जैसे 1 2 3 4 5 लाइक दिस। लेकिन क्वालिटेटिव में हम लोग किसकी बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे। जैसे मैंने पहले भी उस दिन बताया था कि इस तरह की चीजें हैं जो इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन से ज्यादा इस पे काम होता है, ठीक है। जैसे पर्सनैलिटी, आइडियोलॉजी, तो इस तरह की बातें जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करेंगे। अब जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो हमने बात करी थी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल, हम लोग डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इसमें नहीं करेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करेंगे हम इसमें, फिलोसफिकल रिसर्च की बात करेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च की, और डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव की बात है तो डिस्क्रिप्टिव हम मतलब डिटेल में किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम केस स्टडी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मतलब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से क्या समझते हैं आप, सॉरी, ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल टाइप की बात नहीं होगी यहाँ पे। जैसा एनवायरनमेंट में मौजूद है वैसा ही हम डेटा कलेक्ट करेंगे। सर्वे का आपको पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये जानना है, जैसे मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इस क्लास को पढ़ाऊं, और क्लास पढ़ाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, राइट, कि क्लास वाज गुड, ठीक है, वेरी गुड, बैड, और वेरी बैड। तो इस टाइप का जिस डेटा को आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस इससे जो डेटा निकल के आएगा, या इससे जो डेटा मैं कलेक्ट करूंगा उस टाइप के डेटा को हम लोग बोल देंगे सर्वे, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चलिए,
देन वी कम टू क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे, हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, हमें फिक्स वैल्यू चाहिए होती है, राइट। तो हम उनको भी दो तरह से करेंगे, या तो हम एक्सपेरिमेंटल करें या नॉन एक्सपेरिमेंटल करें। नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात हम लोग बाद में करेंगे। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है और ज्यादा उसमें फिक्स वैल्यूज आती हैं। मतलब हम क्या करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, या फिर कह सकते हो अंडर लेबोरेटरी, अंडर और इन लेबोरेटरी रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। इन सारी चीजों की बात हम लोग अगर वो आगे आने वाली क्लास में अभी करेंगे। उससे पहले एक और थोड़ी सी चीज आप जान लीजिए, जिससे कि एक व्यू है, स्ट्रक्चर है जो रिसर्च को पढ़ने का, वो एक तरह से आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि रिसर्च आप जब भी पढ़ रहे हो तो आप एवे ही कोई भी चीज हवा में नहीं कह सकते, कोई भी बात आप जो है वो हवा में नहीं कर सकते। यू हैव टू बी द स्पेसिफिक वन, राइट। और उस स्पेसिफिक चीज को आपको समझना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इन्फ्रेंस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमने फर्स्ट, इससे पिछली वाली क्लास थी, उसमें हमने किया था कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल में हम लोग बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं, इसको बेसिक रिसर्च भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, इन दोनों का काम क्या होता है, बोथ वर्क ऑन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जैसे हमारी कोई नॉलेज है हमारे पास, प्रीवियस नॉलेज, और उस प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पे हम क्या करें, किसी भी चीज का सॉल्यूशन दें, या फिर जो पुरानी चीजें हमारे पास हैं उन पुरानी चीजों में हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग सम टेक्नोलॉजी, राइट। वी आर इंटीग्रेटिंग द क्लासरूम स्ट्रक्चर एंड वी आर इंटीग्रेटिंग सम टीचिंग एड्स, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, अपनी जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसको ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकें। एक्शन रिसर्च क्या होती है, इसको कुछ इस तरह समझिए, एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का स्पेसिफाई पार्ट है। ये कैसा है, कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि मैंने अपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया, और कुछ पढ़ाने के बाद हूबहू एग्जाम में वही नहीं आया, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ आ गया। तो उसने क्या किया कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस नॉलेज ही हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, उसने उसकी हेल्प से, जो उसके पास एक्सपीरियंस था, प्रीवियस नॉलेज थी, उसकी हेल्प से उसने उसको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, एक्शन रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और समझिए आप, कि जैसे मैंने कोई काम आपको करने के लिए दिया, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, और अचानक बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर था एकदम। ठीक है, जहां हमने प्लान ए प्लान बी टाइप की कुछ चीजें हमने बना रखी थी, ब्लूप्रिंट बना रखे थे, अब कुछ ऐसा हो गया जो आपके दोनों प्लान से बाहर है। अब उस सिचुएशन में, जो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो काम आप करोगे, वहां उस टाइप की रिसर्च आपकी कहलाएगी एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो स्मॉल स्केल अप्लाइड रिसर्च इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेचर के बेसिस पे, अगर हम देखें तो नेचर के बेसिस पे क्या हो जाएगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसकी बात जो हम डिटेल में करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी बात करनी चाहिए। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इन सारी की सारी रिसर्च के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, देखिए जहां एक्सपेरिमेंट की बात आती है, एक्सपेरिमेंट के बात आते ही वहां आपको वर्ड मैनिपुलेशन भी जुड़ जाता है। मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन में बेसिकली क्या होगा, मैनिपुलेशन में क्या होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जैक्टली उनको आप वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनमें से किसी एक को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसकी वजह से किसी दूसरे वाले पे उसका असर देखेंगे, राइट। तो ये क्या है, कंट्रोल्ड रिसर्च है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। रिसर्चर हैव फुल कंट्रोल ऑन दिस रिसर्च। मींस फुल से मतलब मेरा ये नहीं है कि सारे वेरिएबल्स पे वो कंट्रोल कर लेगा, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रोल इन द हैंड ऑफ रिसर्चर, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग ही इज परफॉर्मिंग विद, whether we talk about the method, whether we talk about the variables, all are chosen by the researcher.
तो इस टाइप की रिसर्च की बात हम लोग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच हम लोग बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इसमें आती है और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में हमने थोड़ी सी बात जो है वो कल की थी, बाकी बची हुई बात हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे और सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स, सबसे पहला जो रिसर्च मेथड आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव से आप समझिए कि डिस्क्रिप्टिव को आप किस तरह से समझ सकते हैं, राइट। इट इज फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन। फैक्ट फाइंडिंग, हमें चीजों को हूबहू जानना है कि क्या हुआ था, राइट, या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कुछ ये समझ लीजिए डिस्क्रिप्टिव के बारे में, जैसे कि इसका मीनिंग है, राइट, डिस्क्रिप्टिव इज समथिंग यू आर गोना टू डू द डिटेलिंग ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, राइट, या पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की हम डिटेलिंग कर रहे हैं। तो डिटेलिंग हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल, चाहे वो सिचुएशन की बात करें चाहे हम ग्रुप की बात करें, हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, जब हम किसी की भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव व्यू दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि जब भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें, डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात करें, तो हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। अगर हम ये कहें कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी बताइए किसी पर्सन के बारे में, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी ये बताएंगे कि वो लंबा है, वो चौड़ा है, खेलता अच्छा है, राइट, पढ़ने में होशियार है। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम एक काम यही कर रहे हैं कि हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इतनी सी बात है, कोई और बात है या एग्जैक्टली चलिए। इट इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले अभी बात की थी कि हम केस स्टडी की बारे में, केस स्टडी को इसमें इनकलकेट करते हैं, राइट। हम इसमें सर्वे मेथड्स को यूज करते हैं और भी इंटरव्यूज को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। आगे बात करें तो ये क्या करती है, ये आंसर्स देती है। इट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट इज, मतलब क्या है, इसके बारे में ये आपको जानकारी देती है। इट वर्क्स एज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये जो है दोनों तरह से काम करती है, चाहे आप क्वालिटेटिव की बात करें, ठीक है, तो ये एज ए क्वालिटेटिव भी वर्क होता है इसका और एज ए क्वांटिटेटिव होता है। बट मोस्टली जब भी अगर इस स्पेसिफिकेशन देता है आपसे क्वेश्चन में, तो मोस्टली जो वर्क होता है वो इसका क्वालिटेटिव होता है। तो आप इतनी सी चीज को ध्यान रखेंगे कि इसकी जो मोस्ट स्टडी होती है वो क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, वो आप लोग याद रखेंगे। इट गैदर द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस, व्यूज, ऑब्जर्वेशन एट प्रेजेंट। तो किस किस की बात होती है इसमें, इसमें बात होती है ओपिनियन की, व्यूज की, राइट। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम बात कर रहे हैं ओपिनियन की, मतलब हम दूसरों से ओपिनियंस लेते हैं, जैसे आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया किस तरह का परफॉर्म कर रही है, राइट, आपकी जो यूजीसी नेट की है वो तैयारी कैसी चल रही है, राइट। और उसके बाद अगर हम उनसे आपको लगे वो कहेंगे नहीं बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मेरी, हमको ये क्वेश्चन पूछना उससे, तो हम क्या करते हैं, व्यूज। देन ऑब्जर्वेशन एट प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट सिचुएशन में हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। देन कम फॉर द मैनिपुलेशन। अगर मैनिपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। फर्स्ट स्लाइड में ही हमने बात करी थी यहाँ पे कि यहाँ नेचर में जिस तरह से चीजें मौजूद हैं, ठीक है, उनको उसी टाइप में स्टडी किया जाता है और जानने की कोशिश करते हैं। नो कॉज एंड इफेक्ट टाइप की यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होती। क्यों कॉज एंड इफेक्ट टाइप की चीज क्यों नहीं होती, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। कॉज एंड इफेक्ट, राइट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, इस टाइप की कोई चीज नहीं होती है, ना ही यहाँ पे वेरिएबल्स लिए जाते हैं जो कंट्रोल कर जाए, ठीक है। इसमें यही तो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिक्स में ये देखूं, तो ये देखिए अब मैंने ये 2x + 1 = y लिख दिया, तो यहाँ क्या है, मैं x की वैल्यू जहां जहां चेंज करूंगा मुझे y की वैल्यू में चेंज मिलेगा, राइट। लेकिन इस टाइप की स्टडी में क्या है, इस x टाइप की या ऐसी टाइप की कोई भी चीज ली ही नहीं जाती है। जब हम इस टाइप की कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं या इस टाइप की चीजों को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस बात का सवाल ही नहीं उठता, राइट। क्या ये बात इतनी क्लियर है। देन नो कॉज इफेक्ट हो गया। सैंपल साइज शुड बी वेरी लार्ज,
ठीक है। सैंपल का साइज जो है इसमें क्या होना पड़ेगा आपका, मोर देन 30 इसमें साइज होगा। इससे कम की साइज की स्टडी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक, क्योंकि आपका सैंपल साइज जितना कम होता है उतना ही हमें एरर की चांसेस होती है। किसकी, एरर्स की चांसेस होते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर बोलें बहुत ज्यादा अच्छे वर्डों में हम लोग बोलने की कोशिश करें तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ डेटा। अब इसको और समझिए ऐसा क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये जानना है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग है और कोई कोचिंग जो है वो नेट के बारे में आपको ट्यूशन दे रही है, ठीक है। अब क्या है, मैं 10 स्टूडेंट से ये पूछ लूं कि वो नेट की कोचिंग कैसी है, तो वो 10 स्टूडेंट मुझे बताते हैं। हो सकता है कि वो 10 के 10 स्टूडेंट जो है वो काफी कमजोर थे पढ़ने में, और उनके लेवल से जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छा था, तो उन्होंने दे दिया कि वेरी गुड। अब मैंने और 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिया और वो काफी एक्सीलेंट थे पढ़ने में, राइट। वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बताते हैं कि कोचिंग जो है वो बहुत एक्सीलेंट है, राइट। तो क्या होगा, सिर्फ अगर 10 लोगों का डेटा में लेता तो वो डेटा क्या हो जाता, वो गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता, उसमें कोई भी एफिशिएंसी नाम की कोई चीज नहीं बचती। ठीक है, क्या इस एग्जाम्पल से आई होप दैट कि आपकी चीजें जो थी वो इसके बारे में क्लियर हो पा रही हैं, राइट। अभी एग्जाम्पल समझिए, अभी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन। देखिए कोई भी टीचर है, या हम यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर को ले ले रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि टीचर टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन, इफेक्टिवनेस कितनी है उसकी, ठीक है, टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन। मतलब वो फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन को किस तरह से लेता है, उसकी ग्रोथ को किस तरह से देखता है, उसकी इफेक्टिवनेस को किस तरह से हैंडल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसमें हम डेटा लेंगे और वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट जो टीचर्स रहेंगे उनका डेटा डिफरेंट रहेगा, और हम क्या करेंगे, मोर देन 30 लोगों का डेटा लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल सिचुएशन का पता लग पाए, ठीक है। इतनी सी चीज क्या आपको क्लियर है। देन वी कम फॉर एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, इसको आप लोग समझें। एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली इन डेप्थ स्टडी, इट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, दो चीजें इसमें याद रखें। एक तो ये इन डेप्थ स्टडी होती है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, ये बेसिक रिसर्च का ही पार्ट रहती है, बिल्कुल। एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल रिसर्च आर, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च इसी के पार्ट रहते हैं, फिलोसफिकल रिसर्च इसकी पार्ट रहती है, एंड रिसर्च सिंथेसिस। ये किस पे बात करती है, क्वेश्चंस पे बात करती है। जैसे वाई मतलब क्या, ठीक है। क्यों अगर टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों का जवाब अगर चाहिए, तो क्यों का जवाब बेसिकली हम लोग किसके हिसाब से दे सकते हैं, we can give the answer with the help of why allow by using to the analytical research, ठीक है। then we come for the exploratory research, इसको formulated research भी बोलते हैं। अब आगे इसको आप समझें। it conduct a problem that has not been clearly defined to explore the group or questions। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन मिला है या आपको कोई सब्जेक्ट मिला हुआ है, उसके बारे में कुछ नॉलेज अवेलेबल है, राइट, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर नहीं है जिससे कि लोग उसको ठीक तरह से समझ पाए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, दैट there is a particular object in front of you and you having some kind of knowledge about that object, but that knowledge is not capable enough to know about that object very much. In this case what you will do, you will try to analyze more knowledge, try to acquire more sources about to get to know what the actual characteristics, yeah, or what are the real characteristics to replicate your object, ठीक है। वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी की सारी नॉलेज को हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये पता लग पाए कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्ट वही है जो हम सोच रहे हैं या फिर वो नहीं है, ठीक है। द आंसर एंड द एनालिसिस मे नॉट बी ऑफर अ फाइनल कंक्लूजन बट कैन प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट इनसाइट इनटू द गिवन सिचुएशन। मींस ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसके बारे में सारा कुछ जान जाएं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल चीजें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या करेंगे, जितनी ज्यादा चीजों को जानेंगे हम उतना ही ज्यादा इंसाइट या इन डेप्थ उसके बारे में जान पाए, ठीक है। चलिए, इट इज हैविंग क्वालिटेटिव अप्रोचेज। क्वालिटेटिव अप्रोच
ठीक है। अगर क्वालिटेटिव अप्रोच की बात आए तो इसमें एनालिटिकल रिसर्च इसी का पार्ट रहेगी, राइट, क्वालिटेटिव अप्रोच की। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो भी क्वालिटेटिव अप्रोच से ही की जाती है, ठीक है। इट सीक्स द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग, ठीक है। देन एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, हाउ टू इम्प्रूव द मेंटल एबिलिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स। मतलब आपको वो तरीके ढूंढने हैं, वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि जो मेंटल एबिलिटी है वो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनकी मेंटल एबिलिटीज को कैसे इनहेंस किया जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लोग काफी मतलब हल्के में सोचते रहते हैं इसके बारे में कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं देते हैं कई बार। मैं इसके एग्जांपल इसलिए लेता हूँ बिकॉज इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये आपका एक तरह से सर्वांगीण विकास करती है, राइट। ये आपका क्या करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेंटल एबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, जो मैं आपको बास्केटबॉल का ग्राउंड ले लेता हूँ जिससे कि बास्केटबॉल से आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है, ठीक है। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, राइट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा हुआ है। अब मैं इसको खिला रहा हूँ स्टूडेंट को। अभी देखिए उसको क्या करना है, कितनी सारी जगह अपनी अपने आप को मेंटली प्रेजेंट रखना है। जैसे कितने सारे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं और एक प्लेयर यहाँ पे चेक कर रहा है इसको, राइट। अब उसको कितनी सारी चीजें एक साथ में करनी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की एक्टिविटी इसको समझ लीजिए आप, राइट। उसको पहले ये इन्फोर करना है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं उससे कितनी दूरी पे हैं और कौन सा वाला प्लेयर उसको ऑब्स्टिकल दे सकता है, राइट। कौन सा प्लेयर यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन में वो उससे बॉल छीन भी सकता है, और किस तरह से किस मोमेंटम के साथ उसको निकलना है, किससे बचना है, और उसके बाद कितनी पर्टिकुलर ऊंचाई पे बॉल को बास्केट पे हिट करना है, किस जगह पे हिट करना है, किस एंगल पे हिट करना है, बैक स्पिन करना है या फिर फ्रंट स्पिन उसको देना है, राइट, जिससे कि बॉल क्या है आपके बास्केट में जा सके, राइट। तो इस तरह से ये क्या करता है, जो स्पोर्ट है, जो गेम है, वो आपके जो बच्चे हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनकी मेंटल एबिलिटी को इनहेंस करता है, ठीक है। आई होप दैट कि ये बात जो है आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं, जानते हैं अगली अगली चीजों के बारे में। जैसा कि हमने बात की थी कि ये रिसर्च क्या है, वो एक दूसरे के अंदर आती रहेंगी। बेसिकली रिसर्च देखा जाए तो फंडामेंटल, अप्लाइड और आपकी अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च, इन तीन में ही सिमट के रह जाती हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, होता यह है कि हम लोग अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हर चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में या सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम अच्छी तरह से किसी भी चीज की स्टडी कर पाएं, अच्छी तरह से उसको जान पाएं माइक्रो लेवल, ठीक है। तो अब हम जानते हैं फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। फंडामेंटल रिसर्च इज नोन एज द बेसिक और प्योर रिसर्च। इसको बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है, इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। इट इज अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज विदाउट एनी इंटेंशन टू अप्लाई इज अ इमीडिएट प्रैक्टिस। क्या इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं ठीक से? ये कहता है, ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये क्या है, ये रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च है और प्योर रिसर्च है। मतलब इसका समझिए, बेसिक किस लिए बोल रहा है, बेसिक मतलब हम लोग फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक, ठीक है। जैसे देयर इज ए मैन, इज अ मैन इन फॉरेस्ट, ठीक है, कोई फॉरेस्ट है उसमें एक आदमी, ये क्या बात है, ये बेसिक बात, ठीक है। अब इसके बाद में इसको प्योर रिसर्च बोला जाएगा। किस तरह से, अभी देखिए, वो बाहर की सिचुएशन से या बाहर के एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से बिल्कुल टच में नहीं है, राइट। और उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे, राइट, तो इसमें कोई भी चीज इंटरमिक्स नहीं होगी, एज इट इज उसी एनवायरनमेंट में अगर हम उसकी स्टडी करें तो ये फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट हो, ठीक है। दूसरी, ये जो स्टडी की जाती है वो हमेशा सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए की जाती है, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अप्लाई इमीडिएट प्रैक्टिस। इसलिए नहीं है कि हमें तुरंत इसके बारे में जान लें। जैसे हम इस फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं, ये नहीं कि इस फॉरेस्ट की स्टडी करी, ये आदमी रह रहा है तो फिर हमने जाके हजारों आदमी वहां पे बसा दिए, ठीक है।
ये इस तरह की स्टडी इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप दैट कि आपको क्लियर होगी। चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरीज। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी एक चीज आपको मिल गई, कोई भी चीज जो आपने इन्फर कर ली और उसके बाद क्या किया, उसे पब्लिक डोमेन के लिए खोल दिया एक तरह से। जनरलाइजेशन के लिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बल्ब का इन्वेंशन करा और इन्वेंशन करने के बाद उसको कॉमन पब्लिक के लिए खोल दिया, कॉमन पब्लिक के लिए अप्लाई कर दिया कि आप सब इसको लो और इलेक्ट्रिसिटी से इसको यूज करो। ठीक है, देन फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरीज मतलब क्या है कि ये जो फंडामेंटल रिसर्च है वो आपकी थ्योरीज के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मीन्स है क्या कि जैसे ये इंक्लूसिव आइडियाज हैं, उन आइडियाज के ऊपर पे काम करते हैं ये लोग। ठीक है, और जैसे बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उनका एक एक प्रोसेस होता है पूरी तरह से, राइट। इनमें कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होता बिगिनिंग में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी रिसर्च होती है वो फंडामेंटल रिसर्च से ही शुरू होती है एक तरह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कोई भी इंट्यूसिव आइडिया हमारे माइंड में आया और उस आइडिया पे हमने काम करना शुरू करा। ठीक है, और उसके बाद धीमे 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 फिर उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के प्रोसेस से या क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम उसको और जनरलाइज करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब वो चीजें ह्यूमन बींग्स के लिए और ज्यादा अच्छी हो जाती हैं या एप्लीकेबल हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम लोग साइंस के बाद वेरीफाइड जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, जब उन फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस से हम लोग गुजारते हैं तो फिर उसको हम लोग बाद में थ्योरी और प्रिंसिपल्स और हम लोग क्या करते हैं, लॉज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इट इज अंडरटेकन आउट द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड इज नॉट नेसेसरीली प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जैसे मैंने अब जैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि ये इमीडिएट उस प्रैक्टिसेस पे नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है एक तरह से। ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम हमें मिली उस पर हम बात कर रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है कि हमें लगा कि ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस तरह से होना चाहिए। जैसे किसी ना किसी को ये लगा होगा कि ये बल्ब जो है वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, राइट। इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं अगर हम एलईडी लाइट्स यूज करें, राइट। तो उस आइडिया पे उसने काम करना शुरू करा और फाइनली उसने क्या किया, एलईडी लाइट को बना दिया। ठीक है, जो काफी लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। इट एम टू इम्प्रूव द साइंटिफिक थ्योरीज। जब हम जो कोई भी थ्योरी है उस थ्योरी पे और ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा उसको जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट्स होते हैं। रिसर्च का मतलब ही ये है, सर्च अगेन एंड अगेन। हमने कोई चीज सर्च करी, उसको फिर से और ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए, उसके और जितने ज्यादा पहलुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं हम उतना ही ज्यादा उस चीज के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, इंप्रूविंग प्रिडिक्शंस और नेचुरल फिनोमिना, मतलब जो भी नेचुरल फिनोमिना है उनको अच्छी तरह से जानना। इनमें किस तरह से होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, हम लोग जैसे मून है उसको क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत बोलते थे, राइट। किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा हैंडसम है या बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है तो उसकी तुलना हम किससे कर देते थे, उसका कंपैरिजन कर देते थे मून से। ठीक है, ब्यूटी का ब्यूटी का कंपैरिजन किससे कर देते थे हम, मून से। बट उसके बाद में जब जैसे जैसे मून को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया तब हमें जानने को पता चला कि इसका सरफेस जो है वो काफी क्या है, रफ है और वो देखने में बहुत ज्यादा क्या है, ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, राइट। तो इतनी सी बात जो है हमें इसके बारे में जाननी थी। अब हम और कुछ इसके बारे में थोड़ी सी और चीजों को जानिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के बाद हम नेक्स्ट रिसर्च को पढ़ेंगे। हाउ दिस यूनिवर्स बिगिन, हमने ये शुरुआत में जानने की कोशिश की कि यूनिवर्स जो था वो किस तरह से बना। या फिर हम ये जानते हैं कि जैसे व्हाट इज गॉड, राइट, व्हाट इज राइट प्रोसेस टू लिव द लाइफ एंड व्हाट इज द पॉइंट टू बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड। तो ये सारी की सारी चीजें जिनको हम लोग खोजने की कोशिश करते रहते हैं, वो क्वेश्चंस जिनके हम आंसर्स खोजने की कोशिश करते रहते हैं, वो किस में आते हैं, फंडामेंटल रिसर्च में आते हैं। और ये रिसर्च जो है वो ज्यादातर बेस्ड है
ये इसको मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये ज्यादा बेस्ड किस पे है सॉरी, इट इज बेसिकली एग्जाम्पल में आप इसको लिख लेना, ये ज्यादा सपोर्टेड है किससे, इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। चलिए, देन वी कम फॉर अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। इसी की बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ठीक है। ये तीन रिसर्च जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है एक तरह से, ठीक है। एक हमारी फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च और तीसरी एक्शन रिसर्च। चलिए बात करेंगे इन सब के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे पूरे। इट कैरीड आउट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम। मतलब हमारी डेली लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, जितनी भी रिसर्च की जाती हैं, जितनी भी स्टडीज की जाती हैं, उन सारी की सारी स्टडीज को, रिसर्च को, प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक्स को, वो सारी की सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो सारे के सारे आते हैं आपके अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के अंदर, ठीक है। रिक्वायरिंग एक्शन और पॉलिसी डिसीजन, इट इज द सॉल्यूशन स्पेसिफिक, और क्या है, इट एम फाइंडिंग और द सॉल्यूशन फॉर द इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग एंड सोसाइटी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले टाइम में जो टीचर्स पढ़ाते थे वहां हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज करते थे, राइट। ब्लैक बोर्ड को फिर धीमे धीमे व्हाइट बोर्ड में चेंज किया गया, और आज के टाइम में जो डिजिटल बोर्ड का या फिर इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज करते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। बट वो लोग शुरुआत में इन सब को जरूरत नहीं थी, राइट, लगी नहीं उनको जरूरत, तो इस पर स्टडी नहीं की गई। बट जैसे जैसे ये लगा कि इंटरेक्टिव बोर्ड ज्यादा इजी है, ज्यादा कन्वीनियंट है, सिखाने के लिए भी, बताने के लिए भी, और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मेहनत उससे नहीं करनी पड़ती, राइट। इजीली वो लिख सकते हैं, और चौक डस्टर इन सब से फ्री है एक तरह से, ठीक है। तो एमिकेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है, राइट। उसके अलावा इंटरेक्टिव बोर्ड से हम वर्चुअल बहुत सारी इमेजेस, 3D इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जितनी जो टीचिंग की प्रॉब्लम थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग की एफिशिएंसी थी, उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, इन सारी चीजों का डिजाइन किया, राइट। अब क्या है, इन थोड़ी सी इनको अच्छी तरह से समझने की आप कोशिश करिए कि सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या हैं इसमें अप्लाइड रिसर्च के बारे में और एक्शन रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, राइट, फोकस ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम्स। ये इमीडिएट प्रॉब्लम से पे काम करती हैं, जो अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम किसी सिचुएशन में आई, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किस तरह से वर्क किया जाएगा, वो किस में आएगा, वो आएगा अप्लाइड रिसर्च में या फिर आपका एक्शन रिसर्च में। फोकस ऑन द जनरल इमीडिएट प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है क्या बात आपको जनरल मतलब ये समझ लीजिए, प्रॉब्लम फॉर बिग एरिया, बिग एरिया ऑफ सोसाइटी। आप ये बोल सकते हो कि बड़ी एरिया में, सोसाइटी में, या लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। ये सारी की सारी के चीज क्या है, ये आपकी हो गई आपकी अप्लाइड रिसर्च। मतलब आपके पास जो नॉलेज है, जो प्रॉब्लम अवेलेबल है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की क्वालिटी अभी देखा जाए तो बहुत सारे एरियाज में वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, जो ग्राउंड वाटर की बात करें। तो उसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे प्यूरिफायर्स को बनाया गया, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस, वेरी नाइस, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी दूसरी ये देखिए कि जैसे आपकी कोविड 19, कोविड 19 की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड हुई, ठीक है। ये क्या हुई, वर्ल्ड वाइड। अगर बड़ी एरिया को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, तो उसकी जो स्टडी की जाती है वो करी जाती है किसके अंडर में, अप्लाइड रिसर्च के अंदर। फोकस्ड ऑन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है।
और क्या है, इट कैन एक्सप्लोरेटरी बट यूजुअली डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी हो सकती है लेकिन हमेशा वो क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है, और यहाँ ये वाली जो एक्शन रिसर्च है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी, ये वेरी स्पेसिफिक होगी। और किसके लिए होगी, क्रिटिकल प्रॉब्लम बोल सकते हो, क्रिटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, और ये प्रॉब्लम केस में होगी स्मॉल एरिया। ठीक है, चलिए अभी आप देखो, हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें काफी लिमिटेड कंट्रोल होता है। क्यों लिमिटेड कंट्रोल? इसलिए है कि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। यहाँ क्या है, मोर कंट्रोल ओवर द सेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जैसे हीट इंक्रीज करने पे रेस्पिरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, एक पर्टिकुलर मैंने एक चैम्बर लिया, ठीक है, उस चैम्बर में क्या लगा हुआ है, एसी लगा है, और इस एसी लगे हुए कमरे में मैं उसका टेम्परेचर क्या कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, उसका टेम्परेचर कम भी कर सकता हूँ। इन दैट केस मैं और रेस्पिरेशन यहाँ पे चेक कर लूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी एक्शन रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, जैसे किसी को भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो रही है और मैं ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेस्पिरेशन इजी हो रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटे से कमरे में इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको टैकल आउट कर सकते हैं, राइट। और इसी को अगर बड़े लेवल पर करना होगा तो सारे लोगों के लिए हम लोग एसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमें कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन देना पड़ेगा, बड़ा सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो किसका पार्ट होगा, अप्लाइड रिसर्च का। और ये जब छोटी एरिया में रिसर्च करते हैं, छोटे लेवल की प्रॉब्लम पे काम करते हैं, राइट, इमीडिएट प्रॉब्लम पे काम करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो इमीडिएट प्रॉब्लम सब की सब किस में आती है, एक्शन रिसर्च में आती है। और वही प्रॉब्लम अगर बड़े लेवल पर अवेलेबल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च हमेशा आपकी नॉलेज के थ्रू आती है, आपकी प्रीवियस नॉलेज जो भी है, मतलब अप्लाइड क्या, ये दोनों की दोनों, जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च है, दोनों की दोनों आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आप क्या करते हो, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वही अगर जो प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, बड़ी है, बड़े एरिया को कवर कर रही है, तो अप्लाइड रिसर्च होगा। छोटी प्रॉब्लम, छोटी या बड़ी है, कुल मिला के छोटी एरिया को इफेक्ट कर रही है, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी थी वो ये थी, ये वेरी स्पेसिफिक बहुत होती है और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल है, हाउ टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ इन क्लास। क्लास में जो क्लास की स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, तो ये क्या होगा, ये आपका एक तरह से एक्शन रिसर्च होगी, राइट। क्योंकि अचानक से हाउ टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन, अब देखिए इकोनॉमिक कंडीशन हमें बढ़ानी है तो तुरंत तो नहीं बढ़ा सकते हम लोग, ठीक है, तो उसको धीमे धीमे उसके कॉज रीजंस हम देखेंगे, राइट। अगर यही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या हो गई, एक फैमिली में हो गई, या फिर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो रही है, पर्टिकुलर स्कूल में हो रही है, राइट, तो हम क्या कर लेंगे, इसी को हम लोग बोल लेंगे एक्शन रिसर्च, या फिर इमीडिएट हो रही है कुछ भी। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल किसी ने लिखा है कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज है तो उसकी अगर आप दवाई ले रहे हो या उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जैसे लिवर की डिजीज हो गई, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, आपको इनके बारे में बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है ये, और ये इसमें अप्लाइड रिसर्च का यूज कर सकते हैं। अब एक्शन रिसर्च में कौन सा आ जाएगा, कि जैसे आपको कोल्ड कफ हो, कोल्ड हो गया, राइट, तो उसको क्या है, वो इमीडिएट प्रॉब्लम है, तुरंत उसकी दवा लीजिए और खत्म कर दीजिए उसको। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए डिजाइन टू असेस द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल और ए फिनोमेना बाय कीपिंग आर वेरिएबल कांस्टेंट और कंट्रोल। जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जहां एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो वेरिएबल्स, दूसरा कंट्रोल। कि एक तो वेरिएबल होने जरूरी है पर्टिकुलर, ठीक है, और उन वेरिएबल पे कंट्रोल किस तरह से है, इनकी बात होगी। दूसरी जो बात होगी, वी विल टॉक अबाउट इट्स कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिसर्च। हमने पहले ही इसके बारे में काफी बात की थी,
और वो बात ये थी, कुछ इस तरह से थी, आप ये समझ लीजिए, ये जैसे कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का क्या है, जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, और ये एक स्टूडेंट 2, ये दोनों क्या है, दोनों ही अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट को मैं सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑल फैसिलिटी, ठीक है। उनमें क्या हो सकती है, बुक्स, ऑनलाइन मटेरियल, ठीक है, क्विज, और आपके क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आयर, ये सारी की सारी चीजें मैंने इसको प्रोवाइड करा दी, लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, राइट। या फिर कुछ आप ऐसे सोच सकते हैं कि पहले टर्म 1 के एग्जाम में, टर्म 1 के एग्जाम हुए और टर्म 2 के एग्जाम हुए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि टर्म 1 के एग्जाम में ये सारी चीजें मैंने इसको प्रोवाइड कराई थी, और यहाँ पे इसका स्कोर जो है वो 80% प्लस रहा, ठीक है। अभी मैंने ये सारी की सारी चीजें इसको बंद कर दी, ना बुक दिया ना कुछ भी, और इसको किसी भी दूसरे काम में लगा दिया, और अचानक से इसके टर्म 2 के एग्जाम ले लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो 80% है, इससे ये आगे जा पाएगा? डेफिनेटली नहीं जा सकता, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें जिससे वो पढ़ाई कर रहा था, जिन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, राइट। क्योंकि अवेलेबल सोर्सेज की बात करें तो अवेलेबल सोर्सेज क्या हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हमें पढ़ाई करनी है, सही तरह से पढ़ाई करनी है, टीचिंग मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, राइट। और उस टीचिंग मटेरियल को वेरीफाई करने के लिए चीजें चाहिए कि जो मैंने पढ़ लिया उससे मैं कुछ क्वेश्चन लगा लूं, और कुछ क्वेश्चन से मुझे ये पता चल जाए कि मेरी जो तैयारी है वो किस तरह की चल रही है, राइट। तो यहाँ कॉज और इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉज एंड इफेक्ट था क्या, कॉज हमारा क्या था, वो ये था कि टीचिंग मटेरियल और सारी की सारी चीजों को प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड कराने के बाद हम इफेक्ट किस पे देख रहे थे, रिजल्ट पे, कि हमने जब सारी की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराई तो उसका रिजल्ट अच्छा था, और जब फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कराना बंद कर दी तो उसका रिजल्ट खराब हो गया। और एक और एग्जांपल दे दीजिए, चलिए एक और एग्जांपल सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या हैं, 100 मीटर के रनर हैं, 100 मीटर रनर, ठीक है। और मैं आपको एडुकेट अमाउंट में बहुत सारा खाने का फूड जो है वो सप्लाई अच्छी दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस मैं आपको जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे रहा हूँ, न्यूट्रिशनल डाइट दे रहा हूँ, प्लस आपको फिजियोथेरेपी भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक। तब आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहेगी। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो है आपके कॉज, ठीक है। इफेक्ट किस पे देखना है, 100 मीटर रनर पे। अभी ये सारी चीजें दी मैंने आपको, फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी, परफॉर्मेंस 1, देन परफॉर्मेंस 2। अब परफॉर्मेंस 2 में मैं ये सारी चीजों को हटा ले रहा हूं, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या उसका फर्क आप पे पड़ता है, राइट। तो कॉज की वजह से, ये क्या है, कॉज, कोई एक रीजन है, उस रीजन की वजह से इस पे हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि उसका इफेक्ट जो है कॉज का क्या पड़ा, ठीक है। यस एग्जैक्टली, ये सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, इट सीक्स द क्वेश्चन व्हाट विल बी, सॉरी, ये क्या है, ये उस क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करता रहता है कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो वर्ड है आपका मैनिपुलेशन, क्योंकि क्या है, जो हमारे वेरिएबल है, कंट्रोल और अनकंट्रोल वेरिएबल, अभी हम वेरिएबल पढ़ेंगे बहुत जल्दी, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। इन वेरिएबल्स के बाद फिर मैं स्पेशल क्लास लूंगा जिनमें ये जितनी भी रिसर्चेस की बात की है, उन रिसर्चेस की अलग अलग एक रिसर्च की एक क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और मैनिपुलेशन, इसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉज एंड इफेक्ट, तो एक पर्टिकुलर हम वेरिएबल ले रहे हैं, उस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो उस कॉज का इफेक्ट क्या होगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। देन वी कम फॉर द क्वांटिटेटिव अप्रोच, कि हम इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने
आपको एक ठीक है, चलिए मैंने आपको 2 GB डेटा दिया और 2 GB डेटा में ये पता लगवा लिया कि 2 GB डेटा आप पूरे दिन में कितना खर्च कर लेते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉज एंड इफेक्ट की, तो ये बात आपको आई होप दैट समझ में आ गई होगी। देन क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव ये है कि हम क्वांटिटीज में जो हमारा डेटा है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू नो अबाउट द लेंथ ऑफ द लेंथ, किसी भी जो बच्चे हैं उनकी लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी कितनी हाइट होती है, कि हाइट का डोमेन क्या होता है, राइट। या 9th क्लास में स्टूडेंट है, उनकी हाइट का डोमेन क्या है, उनका वेट क्या है, जैसे उनकी VMI कितनी आती है, राइट। तो यहाँ क्वांटिटेटिव अप्रोच हम लेके चलते हैं। अनवाइज्ड मतलब आपका जो डेटा आया वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेडियोमीटर लिया और उससे एक डेटा, स्टेडियोमीटर या स्टेडियोमीटर बेटा एक डिवाइस होती है जिससे हम हाइट चेक करते हैं कि किसी भी की भी कितनी हाइट है। ठीक है, कितना क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि अनबेस्ड ना हो। मीन्स देखिए हमारे पास एक इंची टेप मान लीजिए, चलिए। तो इंची टेप से हमने क्या किया, हाइट को मेजर किया। और हाइट, अब ऐसा तो है नहीं कि इंची टेप जो अपनी हाइट को बदल देगा, राइट। इंची टेप से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा लेंगे वो आपका सही आएगा जब तक उसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, तो यहाँ इस पे बायसनेस की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। बायसनेस मतलब बेमानी एक तरह से। ठीक है, चलिए। देन कंट्रोल तो होता ही है कि आप एक वेरिएबल को हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं या एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं और इसके इफेक्ट जो हम लोग देखते हैं। देन एग्जांपल इफेक्ट ऑफ 4 वीक डाइट। हम 4 वीक डाइट देते हैं किसी को, ये एग्जांपल देख लीजिए कि हमने अच्छा सा खाना खिलाया और उसके बाद खिलाया उसको और उसका हमने परफॉर्मेंस देखा उसके बाद या। तो इसमें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। यहाँ अगर आप कॉज की बात करेंगे तो चलिए, यहाँ देखिए, तो इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ 4 वीक डाइट। ये देखिए 4 वीक डाइट, ये क्या है आपका कॉज, और इसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। एंड एक्सरसाइज प्लान ओबीज फीमेल। ठीक है, तो ओबीज जो फीमेल है उन पे हमें क्या देखना है, उस उनको एक्सरसाइज का ये प्लान बना लिया हमने, एक्सरसाइज दिया उनको। ठीक है, और ये देखा कि उनका कितना वेट लॉस हो रहा है, मतलब उनकी ओबेसिटी कितनी कंट्रोल हो पा रही है। ठीक है, देन वी कम टू द हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिकली टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, मतलब पीछे टाइम में जो जो हो रखा है उसकी बातें यहाँ पे की जाती है। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। एंड अदर इंफॉर्मेशन सोर्सेस विद द व्यू ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिनोमिना। मतलब पास्ट से हम ये देखते हैं कि किस तरह से चीजें जो है वो बदली, किस तरह से उनमें चेंजेस आया। मतलब आप ये समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट और पास्ट इज द की ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक आइडिया निकालते हैं, एक जनरल ट्रेंड निकालते हैं कि किस तरह से चीजें बदली हैं और आगे किस तरह से बदल सकती हैं। राइट, आप ये देख लीजिए कि पिछले आपने 100 साल का डेटा निकाला और 100 ईयर के डेटा में आप देख रहे हैं कि हर 10 साल बाद एक ड्रॉथ आता है, सूखा पड़ता है। राइट, तो ये क्या है, ये आपके पास एक तरह से एक डेटा हो जाएगा कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इस ईयर में डेटा आया है अभी 2021 में, अगर ड्रॉथ आ रहा है तो 2031 में भी ड्रॉथ आने के चांसेस है। ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड एंटीसिपेट द फ्यूचर। ठीक है, जब हम पास डेटा जो है उनके हिसाब से उसके ट्रेंड के हिसाब से हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंटीसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम लोग सीजन्स की बात करें तो जनवरी फरवरी, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी आपका अक्टूबर है। अक्टूबर अक्टूबर के बाद नवंबर में क्या हो जाएगा, ये आपकी विंटर शुरू हो जाएगी लगभग। ठीक है, फिर विंटर के बाद फरवरी मार्च में जाते जाते आपकी फिर दोबारा से मौसम अच्छा होने लगता है। मार्च फिर अप्रैल में जाके आपकी क्या हो जाती है, समर। तो ये हम लोग को कैसे पता चला, हम लोग क्यों इसको जो बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं, इसलिए हम जान पाते हैं क्योंकि हमने पास्ट की स्टडी करी हुई है और हमें पहले से पता है कि किस मंथ में समर होती है, किस मंथ में विंटर होती है, कब ऑटम का सीजन आता है, कब स्प्रिंग सीजन आता है। तो ये सब कब किससे कैसे पता चला हमें, हिस्टोरिकल रिसर्च से हम लोग इस चीज को जान पाए हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम लोग अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसकी प्लानिंग करते हैं।
ठीक है, यस एग्जैक्टली। देन स्टडी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है। स्टडी अबाउट द रोल ऑफ बैरन पेरेडी कॉबर्टिन, हम पेरेडी कॉबर्टिन ने किस तरह से क्या किया, जो मॉडर्न ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक के ये प्रोपोनेंट थे पेरेडी कॉबर्टिन, तो इन्होंने किस तरह से इसका प्रमोशन किया, किस तरह से इसको फिर दोबारा से स्टार्ट करवाया, इन सारी चीजों की स्टडी बैरन पेरेडी कॉबर्टिन के हिसाब से करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को जानेंगे हम लोग और एम्पेरिकल रिसर्च को जानने की कोशिश करें, ठीक है। द कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को हम लोग फिलोसफिकल रिसर्च भी कहते हैं। इट इज जनरली यूज्ड बाय द फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज्यादा आधारित होती है, इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत ज्यादा आधारित होती है। डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और रीइंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग वन। इट रिलेट्स सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज। एब्स्ट्रैक्ट आप ये समझ लीजिए कि हमने क्या किया, इमेजिनरी सिचुएशन, जैसे ऐसे मान लिया कि अगर किसी एस्ट्रॉयड का अटैक आपका पृथ्वी पे हो जाए तो हम कैसे बचेंगे। फॉर एग्जांपल एलियंस का अटैक अगर पृथ्वी पे हो जाए तो हम लोग कैसे बचेंगे, राइट। और दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल अगर सूरज निकले ही ना, सन जो है वो राइज नहीं हो, देन लाइफ कैसे चलेगी, राइट। इन सारी की सारी चीजों की, इस तरह की चीजों की बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ठीक है। सोशलाइजेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमनाइजेशन और इंडिविजुअलाइजेशन, ये कह रहे हैं कि सामाजिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, मानवतावादी होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल बने, ठीक है। ओके वेरी नाइस। तो हम आगे बात करेंगे एम्पेरिकल रिसर्च की। एम्पेरिकल रिसर्च क्या हो गया, डेटा बेस्ड रिसर्च विच डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस और द ऑब्जर्वेशन अलोन। इस बात को आप समझिए अच्छी तरह से, जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है, एम्पेरिकल रिसर्च में हम बात करते हैं किसकी, एक्सपीरियंसेस की, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन की। मतलब हम जो चीजों को देखते हैं, जिन चीजों की एक्सपीरियंस करते हैं, इट सोलली डिपेंड ऑन द अवेलेबल डेटा। कोई डेटा अवेलेबल है, हमें डेटा जनरेट नहीं करना खुद से, जो अवेलेबल डेटा है उस पे हम लोग काम करेंगे, एविडेंस जो अवेलेबल है उन पे काम करेंगे, हम उनकी परफॉर्मेंसेस पे काम करेंगे, राइट। इट एम टू द कमिंग अप टू द कंक्लूजन विदाउट ड्यू रिगार्ड ऑफ सिस्टम एंड थ्योरी। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, वट एवर देर इज ए स्टूमुलस देयर विल बी द रिस्पॉन्स बाई चेंजिंग द ह्यूमन बिहेवियर, ऑपरेंट थ्योरी। ऑपरेंट थ्योरी में किसकी बात करी गई, स्टूमुलस रिस्पॉन्स की बात करी गई, कि हम कोई स्टूमुलस दें और उसका क्या होगा, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट में एक और थ्योरी थी, रिस्पॉन्स स्टूमुलस, ठीक है, ये किसने दी थी। इस पे आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है। ये दोनों थ्योरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन पे थोड़ी सी निगाह मारते हुए चलेंगे। देन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करेंगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, इट इज द रिसर्च कंडक्ट फॉर द प्रॉब्लम विच वाज नॉट वेल रिसर्च बिफोर। एक प्रॉब्लम हमारे पास है जिसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया गया है। मतलब जैसे मैं एक नए एक टॉपिक से इंट्रोडक्शन मेरा हुआ, या पूरी दुनिया नए टॉपिक के बारे में जानी, और उसके बाद उसको और ज्यादा जानने की कोशिश करना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। जैसे मार्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग चांद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, या फिर कुछ अलग आइसलैंड्स हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्योंकि हम बाद में उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, तो हमें और ज्यादा उनको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। वी ट्राई टू knowing more much and more conceptual things about him, right. It actually type of research designed to the focus of explaining the aspects of our study. Then we talk about some other type of researches जो काफी important है, और important होने के साथ साथ उनकी स्टडी जो है वो एक तरह से ये मान लीजिए आप कि शॉर्ट टाइम के लिए, और हमारी डेली लाइफ पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। वन टाइम रिसर्च, द रिसर्च फाइंड टू द सिंगल टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए कोई रिसर्च होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम रिसर्च।
पॉपुलेशन रिसर्च आर आल्सो कॉल्ड वन टाइम रिसर्च। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन वी कम फॉर द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी रिसर्च एक लंबे समय तक एक ही ऑब्जेक्ट पे की जाए। जैसे हमने विराट कोहली को लिया, ठीक है, और विराट कोहली का जब से वो पैदा हुआ है और टिल लास्ट डेट तक, या हम लोग पूरे जिंदगी की उनकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर पड़ाव की किस तरह से, किस एज में कैसी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, कि क्या पोटेंशियल था, क्या प्लेइंग स्ट्रेंथ थी, राइट। तो इस सारी स्टडी को कंटिन्यूअस हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं लंबे समय तक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। उसके बाद आता है जैसे डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, ठीक है। चलिए, देन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होगी? हम लोग क्या करें, जैसे हमने विराट कोहली को लिया, सचिन तेंदुलकर जी को लिया, कपिल देव जी को ले लिया, ऋषभ पंत को ले लिया, और कितने प्लेयर्स और नए जो प्लेयर्स हैं उनको देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव को ले लिया, राइट। और जो अंडर 19 में प्लेयर्स हैं उनको ले लिया। तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये आपके 2 years ओल्ड है, ये 4 year ओल्ड, देन ये 6 year, 8, 10, ऐसे ही करते 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 ये 100 year ओल्ड है कोई भी। तो इनकी थोड़े से समय में ही इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये इन्फ्रेंस कर लें कि ये वाली स्टडी जो है वो इस तरह की होगी, या फिर इस वाले पर्सन की जो करेक्टरिस्टिक होगी वो इस टाइप की होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लेकिन अब बात ये आती है कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी छोटे से टाइम में हो सकती है, तो हम लोग मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्यों करते हैं, जो काफी मतलब टाइम भी ज्यादा लेती है, और क्या है उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा या नहीं होता है, राइट। तो उसको समझिए हम लोग क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक आदमी है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, ठीक है, और ये स्टूडेंट 2। अब क्या है, इस स्टूडेंट को जो कुछ भी हम देंगे थ्रू आउट लाइफ, इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या है, कंट्रोल्ड है। जैसे वो खाना कैसा खाता है, क्या उसकी लाइफ स्टाइल है, हर चीज के बारे में हम जानते हैं, राइट। अब हम सेम लाइफ स्टाइल जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 है, ये बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। स्टूडेंट 2 है, ये बहुत ज्यादा खेलता है, राइट, स्पोर्ट्स अच्छा करता है। ये थर्ड वाला क्या है, स्टूडेंट 3, ये आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो इसमें जो चांसेस होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है इसकी। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की, बट ये इनमें पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, आपके टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। कई एक बार तो ये होता है कि कई पीढ़ियों में ये रिसर्च हो पाती है, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ दैट हम लोग क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च है उसको प्रीफर करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से रिसर्च को डील करते हैं, राइट। तो आई होप दैट कि यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च बेसिकली क्या है, ये मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल रिसर्च विच एम्स एट आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डायग्नोस्टिक फीचर जो है, या फिर हम कॉज जानने की कोशिश करें कि अभी डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा चल रहा है। कुछ दिनों पहले क्या था, यही सिचुएशन किसके लिए थी, कोविड-19 के लिए थी। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि इसको किस तरह से निपटा जाए, कि क्या इसका सोर्स है, राइट, उसको किस तरह से कंट्रोल करें, और उसके बारे में क्या कह सकते हैं, उसके डायग्नोज करने की कोशिश करें कि हम पहचाने कैसे कि इसको ये डेंगू ही है या फिर ये कोविड-19 ही है, राइट। इसको किस तरह के एनवायरनमेंट में रखा जाए। तो वो सारी की सारी चीजें, पॉसिबल सॉल्यूशंस, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च की पार्ट है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी इन एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है वो ओबेसिटी की कॉज क्या है, राइट। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मेटिव रिसर्च। नॉर्मेटिव रिसर्च को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए। इट आल्सो कॉल्ड नॉर्मेटिव सर्वे रिसर्च, which is only data are collected from the survey and analyze them from the norms and result are declared.
अब इसको आप समझिए, जैसे मैंने एक 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 पर्टिकुलर कोई फिनोमेना बनाया, एक प्रोसेस बनाया, ठीक है। उस प्रोसेस से उस प्रोसेस में मैंने कुछ टेस्ट रखे हुए हैं, ठीक है। ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। आप ये समझ लीजिए, चलिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये हार्ट रेट कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट रेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, T1, T2, T3, T4, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले बहुत पहले जब मैंने ये रिसर्च बनाया, ठीक है, तो इस रिसर्च में मैंने डेटा यहाँ पे निकाला, और निकालने के बाद मुझे ये क्या पता चला कि ये 72 जो है वो हार्ट रेट नॉर्मल पर्सन की रहती है, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब फिर दोबारा मैं ये एक कॉमन पॉपुलेशन में गया, उस पॉपुलेशन से मैंने डेटा कलेक्ट करा, और डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने इस जगह पे मेंशन कर दिया। अब मेंशन करने के बाद मैं ये इन्फ्रेंस करूंगा कि ये डेटा जो है वो कितना रियल डेटा के करीब है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेटिव रिस्ट्रिक्टिंग, मतलब आपका देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस डेटा टू न्यूली कलेक्ट डेटा, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, ये मॉडिफिकेशन के लिए भी होता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज, टेस्ट और मेकिंग अ न्यू मोटर एबिलिटीज, टेस्टिंग टेस्ट एंड डिफरेंट गेम्स। आप ये देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एबिलिटी मतलब आपकी फिजिकल एबिलिटी के अनुसार, ठीक है, आप कितना अचीव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में या एक पर्टिकुलर गेम में। ये हम एक पर्टिकुलर जो जैसे फिजिकल फिटनेस का डेटा है, उससे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। और उस डेटा कलेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि जो मोटर एबिलिटी है वो पर्टिकुलर गेम में किस तरह से बच्चों के एबिलिटीज के बारे में जान रही है, ठीक है, किसके बारे में, उनकी मोटर एबिलिटीज के बारे में, ठीक है। अब उनके हिसाब से हमने जो डेटा कलेक्ट करा, उसमें ज्यादातर वैल्यू जिस डोमेन में गिरी उसको हमने स्पेसिफिक मान लिया। अब उस स्पेसिफिक डेटा के अनुसार हम क्या करेंगे, उसके नॉर्म्स जारी कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। जैसे आई होप दैट कि मेरे अंदाज से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में बहुत ज्यादा इसको वरीयता से आजकल पढ़ाया जा रहा है। जैसे आपको पीएचई, जो पीएचई का पीरियड होता है उसमें एक और टेस्ट होता है, जैसे आफर टेस्ट। आफर टेस्ट लिया जाता है, और आफर टेस्ट में कई सारी टेस्ट बैटरीज होती हैं, जैसे आपके सिटअप्स हो गए, ठीक है, आपकी शॉर्ट रेस हो गई, ठीक है, जो 600 यार्ड की होती है, आपकी सिटअप, पुलअप्स आपके, राइट, देन शटल रन। तो इनमें हमारे पास क्या है, इनके डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। उन डेटा से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा जो है वो कितना ज्यादा मैच कर रहा है जो नॉर्मेटिव डेटा है उससे, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को जानने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, इट इज एम्प्लॉयड टू मीनिंग ऑफ द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेना। यहाँ हम लोग फिक्स वैल्यूज में बात करेंगे, हम लोग चीजों को जहां भी फिगर आउट करेंगे उनकी हम लोग नॉर्मेटिव वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक्स व्हेन यू वांट टू कंफर्म और टेस्ट और समथिंग, डील्स विद द नंबर्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। इट स्टडी इंक्लूड टू द सर्वे, एक्सपेरिमेंट, कंटेंट एनालिसिस। एग्जाम्पल इसका देखिए, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो एवरेज हम क्या करेंगे, हम किसी न किसी नंबर्स के बेसिस पे ही देंगे। जैसे एवरेज पॉपुलेशन ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पर वीमेन टू मैन कितने हैं, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे मैन टू वीमेन, या फिर ये कह सकते हैं बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है एजुकेशन में वो क्या है। सो व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी द एवरेज वेट ऑफ एलीट एथलीट्स, मतलब जो एवरेज अच्छे एथलीट्स हैं उनका एवरेज वेट कितना होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑन द क्वांटिटेटिव टाइप, नॉट क्वांटिटेटिव टाइप, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं होगी, या नॉमिनल और कैटेगोरिकल जो वेरिएबल है उनकी बात होगी यहाँ पे, उन्हीं की एनालिसिस हम लोग करेंगे। ये बात की बात है, जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए चलिए, क्वांटिटेटिव, हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। इसको जैसे ही मैं ये क्वालिटेटिव अभी पढ़ाऊंगा, क्वालिटेटिव के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन को
या हम लोग बात करेंगे उस पर, डोंट वरी। ठीक है, लास्ट में जैसे जैसे जाते जाते मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, पहले इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर लें। ठीक है, तो जहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, इट इज अ नॉन क्वांटिटेटिव टाइप, नॉमिनल और कैटेगोरिकल ऑफ एनालिसिस ऑफ इट्स एम फाइंडिंग टू द क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमिना। हम क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्वीट की दुकान पे जाते हैं और वहां आप कहते हैं कि आप इस जो एक पर्टिकुलर स्वीट है उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है, एवरेज है या कम अच्छी है, लेकिन आपका एवरेज दूसरे वाले के एवरेज होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान के लिए जो आपके ब्रेड पकौड़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, दूसरा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाता है उसके लिए ब्रेड पकौड़ा जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ठीक, व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, इट डील्स विद द वर्ड्स एंड मीनिंग। इस स्टडी इंक्लूड टू द इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, लिटरेचर एंड रिव्यूज। ठीक है, देन कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल। अब एटीट्यूड कोई भी ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड को आप क्या कर दो, आप शब्दों में बयां कर दो, उसका एप्टीट्यूड जो है वो 1 किलो अच्छा है या 2 किलो अच्छा है, राइट। एटीट्यूड आप गुड बैड ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि उसका एटीट्यूड जो है 1 kg है, दूसरे वाले का एटीट्यूड जो है वो 2 kg है, राइट। अच्छा, इस क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इट टेंड्स टू आंसर क्वेश्चनिंग। ये किस तरह के आंसर, किन किन चीजों के आंसर देती है, ये आंसर देने की कोशिश करती है, जैसे हु, कौन था, राइट, देन व्हाट, व्हाई, ठीक है, whom, हाउ, ठीक है। इट ट्राई टू अनवील द अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फिनोमिना। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करती है। ये करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज फिक्स विद द पर्टिकुलर फिनोमिना, इन सारी चीजों के बारे में भी ये बात करती है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जहां भी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है वहां हु, व्हाट, व्हेन, बाय, ठीक है, वेयर, इन सारी चीजों की बात आपको सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है क्या आपको? चलो आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम लोग कि मिक्स रिसर्च क्या है। एक तो क्वालिटेटिव हो गई, दूसरी क्वांटिटेटिव हो गई, और तीसरी क्या है, मिक्स रिसर्च। मिक्स रिसर्च इट इज आल्सो कॉल्ड द pragmatic approach. Science involves using to the methods which appears best suits to the research problem and not getting caught in philosophical debates. मीन्स अगर आपको लगता है आप एक रिसर्चर हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको लगता है कि आपको क्वालिटेटिव भी यूज करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज करना पड़ेगा, और ज्यादातर रिसर्च में ऐसा ही होता है, राइट। क्योंकि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि रिसर्च में कोई चीज जहां तक माना जाए एक अच्छे रिसर्चर के लिए एकदम फिक्स नहीं कर सकते, बाउंड नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं मिक्स मिक्स मेथड, जहां हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को यूज कर लें। दिस मे बी यूज डिफरेंट टेक्निक्स एट द सेम टाइम और वन आफ्टर अनदर। देन एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड द क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है या फिर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो किस तरह से है, तो आप इनको कोरिलेट करते हैं। ठीक है, विच स्टडी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, सो जस्ट एग्जामिन हाउ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में यही होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, हमारी रिसर्च की जो स्टडी है उसको अफेक्ट करती हैं। तो हम लोग, जैसा मैंने बताया था कि व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द वेरिएबल्स, मैं डेफिनेटली वहां पे आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई ये करूंगा कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, किस तरह से हमारी स्टडी को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इट कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। इट आल्सो आफ्टर फैक्ट रिसर्च। ठीक है, इट नॉट रेंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, इट इज नॉट वेरिएबल मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल, हाउ वेट इन्फ्लुएंस सेल्फ स्टीम लेवल इन एडल्ट। मीन्स ये कह रहा है कि जो वेट इन्फ्लुएंसेस है वो सेल्फ स्टीम को किस तरह से
मतलब एक पर्टिकुलर एज में किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, राइट। अब हम लोग जो है वो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे किसके बारे में, चलिए मैं उसको टॉपिक को ले लेता हूँ लास्ट में। इनका ये पूछ रहे थे किसके बारे में, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, सॉरी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्या करते हैं हम इनको, इनको या तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्रेंशियल, इंटरवेंशनल, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन इंटरवेंशनल रिसर्च, ठीक है। और थर्ड आपका क्या हो सकता है इसमें, सिमुलेशन रिसर्च, ठीक है। अब हम जब हम बात करेंगे किसी इंटरवेंशनल के बारे में, तो इट मींस वी वर वाचिंग सी व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है। वी आर गेटिंग सम फिक्स और द डायनामिक डेटा। केस कंट्रोल्ड स्टडी, इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है केस कंट्रोल्ड स्टडी, ठीक है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज या डेफिनेटली वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट नॉन इंटरवेंशनल, जहां पे हमारे इंटरवेंशंस नहीं होते, ठीक है। फिर अगर सिमुलेशन की आप बात करोगे, तो सिमुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, यस यस, इसमें आप और बोल सकते हैं, तो इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमेन्स ट्रैक कंट्रोल, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर है क्या? चलिए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। जैसे नॉन इंटरवेंशनल में हमने पढ़ा, नॉन इंटरवेंशनल में आप क्या करेंगे, ये नॉन केस कंट्रोल रहती है एक तरह से, क्या कह सकते हैं इसमें, जैसे जो वर्ल्ड में हैपनिंग हो रही है, जो हैपनिंग, उसको उसी तरह से सेम स्टडी, उसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही उसको पढ़ लेंगे। मतलब अगर हमें ये है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, तो यही हमें पढ़ना है, राइट। हमें उसको कंट्रोल नहीं करना है, जैसा है उसको उसी फॉर्म में पढ़ लेना है, ठीक है। चाहे चाहे तो वी गेटिंग सम फिक्स और डायनामिक डेटा, ठीक है। वी गेट सम फिक्स और डायनामिक डेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, इंटरवेंशनल। इंटरवेंशनल में जब आप बात करेंगे तो ये क्या बोलते हैं, रैंडमाइज ट्रायल्स कंट्रोल, ठीक है, रैंडमाइज ट्रायल कंट्रोल। दूसरा क्या है, डबल, इसको आप बिल्कुल याद रखिए, DOUBLE, डबल ब्लाइंड रैंडम कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। इतनी सी बात है जिसको आप याद रखें, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पार्ट किसके आते हैं, ये आपके हैं क्वांटिटेटिव स्टडी के, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या आएगा, इंटरवेंशनल का पार्ट आएगा, नॉन इंटरवेंशनल आएगा, और तीसरा क्या आएगा आपका, सिमुलेशन, ठीक है। तो आई होप दैट कि माय डियर स्टूडेंट्स के आपको बहुत सारी जो रिसर्च के बारे में बहुत सारी क्वेरीज थी वो आपकी खत्म हो गई होंगी। हम लोग जल्दी ही और ज़्यादा इसके बाद इन डेप्थ स्टडी इसके बारे में करेंगे, और वो इन डेप्थ स्टडी से हम बहुत सारी चीज़ों को फिर से सीखेंगे। और इस क्लास के बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल कंसिडर दैट क्वेरी इन कमिंग क्लास।